हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 3 ब्रॉड टॉपिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 3 ही टॉपिक हैं, बस इन 3 टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम ये पढ़ेंगे कि मेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है एंड फीमेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जब गैमेट्स बन जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। बट फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या होता है कि जो गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन, उसको भी हमें इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एम्ब्रियो का, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ेंगे अल्टीमेट। फिर उसके बाद हमको जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है सीड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब पढ़ेंगे। लास्ट में 2 टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सो गैमेट्स बनने के लिए कहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, दैट इज़ इन फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ शूट। सो इसमें कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, पहले वो समझते हैं। ये जो है एंथर एंड इट इज़ अ फिलामेंट। Collectively it is known as stamen, which is a male part. Female part is this, it is stigma, it is style and this is ovary. और ये collectively हम इसको क्या कहते हैं, pistil. सो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको पढ़ते हैं 2 सब पार्ट्स में, दैट इज एसेसरी पार्ट्स एंड नेसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स एंड नेसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कौन से वो पार्ट्स हैं, दैट इज सेपल एंड पेटल। नेसेसरी पार्ट्स में मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी जैसा हमने देखा, मेल इज स्टेमेन एंड फीमेल इज पिस्टल। स्टेमेन में एंथर एंड फिलामेंट। PISTIL पिस्टल। पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो एसेसरी पार्ट्स में सेपल, जब फ्लावर क्या होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है, तो सेपल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेटल्स क्या है, कलरफुल होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। मेन रोल किनका आता है, नेसेसरी पार्ट्स का। अगर ये नहीं होंगे तो फ्लावर में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं को हमको पढ़ना है कि यहाँ पे स्टेमन में कैसे मेल गैमेट्स बनते हैं और ये पिस्टल में कैसे फीमेल गैमेट्स बनते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेमेन, स्टेमेन में जैसा अभी हमने देखा 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ये रहा हमारा स्टेमेन। जो टिप पे है वो क्या है, एंथर। यहीं पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये फिलामेंट है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जो कि किससे अटैच रहता है, सेपल से या फिर थैलेमस से। ये CET में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो फिलामेंट है
ये कहाँ पे जाकर के अटैच हो रहा है, तो ये सेपल से अटैच होगा जाकर के या थैलेमस से। टिप पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करते हैं तब हम स्टडी करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स एक्चुअल में कहाँ बने। एंथर जो होता है बेटा, इसके हमें देखने के लिए मिलता है कुछ टाइप्स, जैसे कि बाइलोब्ड एंड मोनोलोब्ड। ये क्या है, बाइलोब्ड एंड मोनोलोब्ड। अभी मैंने जैसे बनाया स्ट्रक्चर बीच में लाइन डाल करके, तो ये शो करता है 2 लोब्स, एक ये हो गया और एक ये दूसरा वाला, तो ये 2 लोब्ड है। ऐसे किसी किसी में क्या होता है, सिर्फ एक ही लोब होता है। सो ये हमें देखने के लिए मिलता है मालवेसी में, मालवेसी फैमिली में, जैसे कि हिबिस्कस। बाइलोब जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, हमें मोस्टली प्लांट्स में बाइलोब एंथर देखने के लिए मिलता है। एक लोब में क्या होता है, अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखेंगे तो इतना एक लोब और इतना एक लोब, तो ईच लोब हैव 2 थीका। ये जो अंदर बनाया है थीका, ये थीका क्या है, यहीं पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं। सबको एक साथ क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ईच लोब हैव 2 थीका, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डायथीकस भी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक लोब है और एक लोब में 2, ईच लोब हैव 2 थीका, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मोनोथीकस। ये 4 है, 4 स्पोरेंजिया है, 4 स्पोरेंजिया की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहेंगे। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी था। अब जब हम इसको कट करेंगे एंथर को, ट्रांसफर सेक्शन का जब कट करते हैं तो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है कुछ स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं अभी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो उसके स्ट्रक्चर में हमको लेयर्स होती हैं, दैट इज हम पढ़ेंगे एंथर वॉल, या फिर हम कह सकते हैं एंथर लेयर्स। एंथर लेयर्स जो हैं 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, ये क्या है, सिंगल लेयर्ड है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एंडोथीशियम, ये भी क्या है, सिंगल लेयर्ड है। फिर हमें मिलेगा मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है ये 2 से 3 लेयर होती हैं। फिर नेक्स्ट लेयर इज टैपिटम, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। सो डायग्राम बना लेते हैं कि एंथर वॉल की जो 4 लेयर्स हैं कैसे अरेंज्ड हैं। जब हम कट करते हैं एंथर को तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्चुअल में फिलामेंट ही होते हैं। कैसे, जैसे कि अभी मैंने बताया बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एंथर का, स्टेमन का। तो जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है तो 2 लोब हैं, तो इसको मान लो फिलामेंट, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ठीक है, तो जो फिलामेंट है वो 2 लोब्स के बीच तक का जाता है, तो दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो लोब देखो नीचे से गई है, इस साइड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
पेन दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, तो वैसे ही अंदर तक का क्या होती है, फिलामेंट भी होती है। तो यहाँ से फिलामेंट है तो अंदर तक का फिलामेंट है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अब इसी में क्या है, अंदर साइड पे स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। सो लेयर बना लेते हैं, अलग अलग कलर से लेयर्स बनाएंगे। तो पूरा नहीं बनाते हैं हम टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा है ये पूरे में ही, पर मैं बनाऊंगी अभी सिर्फ एक ही साइड पे। जो 4 लेयर हैं उन्हीं को हम बताएंगे कौन कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है। एपिडर्मिस की जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन में हेल्प प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कौन सी लेयर देखने के लिए मिल रही है, एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम की जो लेयर है ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और ये भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंडोथीशियम के बाद हमको कौन सी लेयर मिल रही है, मिडिल लेयर। और हाँ बेटा, ये जो एंडोथीशियम है ये भी कैसी है, सिंगल लेयर है, सिंगल सेल्स की लेयर्स है ये क्या है, मिडिल लेयर। ये 2 to 3 सेल्स की लेयर्स होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ, ये एक लेयर जा रही है सेल्स की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो 2 लेयर या 3 लेयर ऐसे होंगी मिडिल लेयर की। फिर ये मिडिल लेयर बना दिया, मिडिल लेयर के ऊपर क्या है, सिंगल सेल की क्या है, एंडोथीशियम। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सिंगल सेल की, ये ब्लू से एपिडर्मिस, फिर ये एंडोथीशियम। 2 से 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, मिडिल लेयर होती हैं। तो ये तीनों लेयर्स क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दीज 3 लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो इनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। एंड इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। टैपिटम जो होती है ये एकदम अंदर साइड पे है, जहाँ पे स्पोरेंजिया है, यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट हैं। और एकदम स्पोरोजिनस सेल्स के बाहर ही कौन सी लेयर है, टैपिटम। टैपिटम का क्या काम है, ये न्यूट्रिशन देती है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। चलो नेक्स्ट फिर क्या है, ये इट सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम। इसका मैं रोल अभी बताऊंगी कहाँ पे हो रहा है। एंड इट ऑल्सो सीक्रेट्स स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे ये एंथर की लेयर सॉरी पॉलन ग्रेन की लेयर होती है ये। अभी हम जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे स्पोरोपोलिनिन। फिर उसके बाद ये इसका जो पोलाइडी होता है कैसा होता है, पॉलीपोलाइडी होता है, एंडोमाइटोसिस करता है, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। सो इतना सारा काम होता है किसका, टैपिटम का। तो चारों लेयर पढ़ लिया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। स्टार्टिंग की जो 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
कैपिटम जो है इसका मेन रोल किस में है, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन देता है ये, तभी इसकी जो पोलैरिटी होती है पॉलीपोलैरिटी होती है, क्योंकि इसको कई सारा न्यूट्रिशन देना होता है इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कैसे डिवाइड करते हैं और फिर ये कैसे बनेंगे माइक्रोस्पोर। यह जहाँ पे ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं यहीं पे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। स्पोरेंजियम बेटा वो होता है, ये जगह होती है, वे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर जहाँ बनेंगे उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसको पॉलन सैक भी कहते हैं। तो दोनों सेम चीज़ है। पॉलन सैक ये वो जगह है जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, फॉर्मेशन होगा किसका, माइक्रोस्पोर का। ये क्या है, माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर का प्रोसेस कैसे होगा, जो ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं, इसको मैं मेंशन कर दूं, ये क्या है, स्पोरोजेनस सेल्स है। तो कई सारे सेल्स हैं, इसीलिए हम इसको टिश्यू बोल दे रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज़। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यूज़ के पास कैपेसिटी होती है कि ये डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाए। तो एक स्पोरोजेनस टिश्यू लिया हमने, ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये बिहेव करेगा, इट बिहेव एज अ किसकी तरह, पॉलन मदर सेल की तरह। पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। पॉलन को हम क्या कहेंगे, पॉलन मदर सेल को PMC कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या कहेंगे, MMC कहेंगे। ये मदर सेल है, ये वैसी मदर सेल है जो क्या करेगी, पॉलन ग्रेन बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। जैसे हम अपनी मम्मी से आए हैं वैसे ही माइक्रोस्पोर कैसे आएगा, अपनी मम्मी से आएगा। तो इसलिए मदर वर्ड लगा दिया गया है, मतलब कि ये वो सेल्स होंगी जो क्या करेंगी, आगे चल करके माइक्रोस्पोर को बनाएंगी। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जब मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, फिर आगे चल करके वो माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो इसीलिए उसको हमने टर्म दिया पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ से क्या होता है, मियोसिस होता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं 11th क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि एक मियोसिस से क्या होता है, जब एक बार मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में तो पढ़ते हैं मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो दोनों को मिला करके एक मियोसिस हो गया। तो इनसे क्या बनता है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, ये रिडक्शन डिवीजन है। तो यानी कि यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे। माइक्रोस्पोर ये जो बन रहे हैं बेटा, ये कैसे बनेंगे, स्टार्टिंग में जब ये बन रहे हैं मदर सेल से, तो ये एक साथ ही अटैच्ड रहेंगे। 4 सेल एक साथ अटैच्ड हैं, आगे 3 हैं, एक पीछे है, या फिर ऐसे बना लो, लीनियर स्ट्रक्चर में बना लिया कि लीनियरली एक साथ ये अरेंज्ड है। एनसीईआरटी में इस तरीके का बताया गया है कि टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होते हैं, बट ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट अलग अलग रहता है जब ये स्टार्टिंग में फॉर्म हो रहे हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो था ये 2n कंडीशन में था, पॉलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये भी कैसा है, 2n कंडीशन में है। जब मियोसिस हो जाएगा तो ये कैसी कंडीशन होगी, n कंडीशन होगी। हैप्लॉइड्स में फॉर्म हुए हैं, हैप्लॉइड्स में ये जो फॉर्म हुए हैं माइक्रोस्पोर्स एक साथ क्लस्टर में प्रेजेंट है, झुंड में प्रेजेंट है। और झुंड में प्रेजेंट रहने के लिए इनके पास यहाँ पे क्या है, कैलोस प्रेजेंट है। कैलोस की वजह से क्या है, ये एक साथ प्रेजेंट है।
और इस कैलोस को ही डिग्रेड करने के लिए अभी हमने यहाँ पढ़ा था टैपेटम। टैपेटम क्या रिलीज कर रहा है, कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम जो टैपेटम रिलीज करता है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर में जो कैलोज है उसको ये यहाँ पे डिग्रेड करेगा। जब ये डिग्रेड कर देगा तो 4 सेल हैं माइक्रोस्पोर की, ये सब अलग अलग हो जाएंगी। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो ये क्या कहलाएंगी, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन सेम चीज़ ही है। जब एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। जब ये डेसेंस हो जाता है, जब इनका एंथर वॉल जब बस्ट कर जाती है तो जब ये बाहर जाएंगे तब क्या कहलाएंगे, पोलन ग्रेन। तो हमारे पोलन ग्रेन बन गए हैं। कैसे बने हैं, ये वो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। जब ये पोलन ग्रेन हमारे बन जाते हैं तो ये क्या लेयर्स जो होती हैं, ये लेयर्स क्या करती हैं, बर्स्ट करती हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं और इन्हीं से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। So, the structure of pollen grain. हमारे पोलन ग्रेन कैसे बने थे, स्पोरोजेनस टिश्यूज से बने थे। स्पोरोजेनस टिश्यू जब बिहेव करती है मदर सेल की तरह, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, या फिर हम उसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। जब ये मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेगी तब उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होता है, एक ही बार मियोसिस होता है। एक ही बार मियोसिस से हमको 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं। जो 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उनको कैलेज एंजाइम डिग्रेड करता है तो हमें मिल जाते हैं माइक्रोस्पोर अलग अलग। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है। उसमें क्या होता है, 2 लेयर होती है। बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे एक्साइन, एक्साइन। EXI। एंड इनर वाली लेयर को एंटाइन। ठीक है। जो एक्साइन लेयर होती है ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से। तो टैपेटम रिलीज करता है, सीक्रेट करता है स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस, और यहाँ पे हमारी एक्साइन की लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन से बन जाती है। ठीक है। स्पोरोपोलिनिन से ये जो बन गई है ये बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ। इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू अल्कलिनिटी। तो हर एक चीज़ के लिए क्या है, ये रेजिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग अल्कलिनिटी के लिए। तो ये रेजिस्ट करता है इन सबको, ये रेजिस्टेंट है इन सब के लिए। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसको इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिलाइजेशन भी यूज़ करते हैं। एंटाइन जो है ये सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है, इनर लेयर है। और ये डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है कि मैंने इरेगुलर मैनर में बनाया हुआ है एक्साइन, तो एक्साइन की लेयर जो है इरेगुलर मैनर में होती है और कंटिन्यूस नहीं होती है, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो डिफरेंस करके हम पढ़ लेते हैं एक्साइन और एंटाइन में। एक्साइन और एंटाइन क्या है, 2 लेयर्स हैं हमारे पोलन ग्रेन की। एक्साइन जो है क्या है, आउटर लेयर है। एंटाइन जो है इनर लेयर है। आई से और आई से याद कर सकते हो।
एक्साइन जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट लेयर कह लो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई हार्डनेस नहीं है। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है जिससे ये हार्ड है? स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेलुलोज है एंड पेक्टिन है। एक्साइन जो होती है ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है, एंटाइन जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है एक्साइन में? जर्म पोर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जर्म पोर एब्सेंट होता है। ये यहाँ पे जर्म पोर इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाना है, और जो एंटाइन की लेयर होती है यही क्या होती है? एक्सटेंड करती है आगे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये जो एक्साइन है स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, काफ़ी हार्ड लेयर है, तो पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बीच बीच में क्या है? जर्म पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये क्या है? जर्म पोर्स हैं। जर्म पोर्स का जो नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3 मैंने बनाए हैं, तो ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने पॉलन ग्रेन का, लेकिन पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में अभी तक हमने ये नहीं देखा कि गैमेट्स कहाँ बने। सो गैमेट्स का हम देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट ये वो जगह होती है जहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे हम? पॉलन ग्रेन को कहेंगे, ठीक है। इसी पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स बन रहे हैं। हमने अभी जैसे पढ़ा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होगा माइटोसिस होकर के। सो हमारी बाहर वाली लेयर एक्साइन की, पहले मैंने एंटाइन ही बना दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर वाली एंटाइन, बाहर वाली एक्साइन। अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, तो अनइक्वल डिवीजन जो होगा वो कैसा होता है? 2 सेल्स बनाएंगे इसमें। एक सेल जो होती है हमारी स्पिंडल शेप की दिखती है, ठीक है। स्पिंडल शेप की जो सेल होती है वो इस लार्ज सेल में ही फ्लोट कर रही होती है। तो 2 डिवीजन ऐसा है, सेल डिवाइड किया तो एक छोटी सेल, एक लार्ज सेल। तो जो लार्ज सेल है इसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉल सेल है इसको कहेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में ही जनरेटिव सेल क्या करती है? फ्लोट करती है। स्पिंडल शेप का ये स्ट्रक्चर होता है इसका। एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो अपनी थ्योरी में ऐसा लिख देते हैं कि जनरेटिव सेल इज फ्लोट ऑन द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में ही आगे चल करके क्या होगा? डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा इसमें। इसमें जब माइटोसिस होगा तो ये 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी जनरेटिव सेल, और ये हमारे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। जनरेटिव सेल से ही एक्साइन की लेयर, ये हमारा साइटोप्लाज्म मैंने बनाया हुआ है वेजिटेटिव सेल का, और ये 2 मेल गैमेट्स बन गए। ये 2 मेल गैमेट्स जो बने हैं ये 2 सेल स्टेज कहलाएगी, सॉरी ये 3 सेल स्टेज कहलाएगी। ये जो थी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो ये हमारी क्या कहलाती है? 2 सेल स्टेज कहलाती है। ये क्या है? 2 सेल स्टेज।
60% प्लांट में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल करके पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये 2 सेल स्टेज के टाइम पे ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन 60% पॉलन ग्रेन प्लांट्स में क्या होता है, डेhiscence करते हैं, बट रेस्ट 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में ये डेhiscence करते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं बता देती हूँ कैसे, डायग्राम के थ्रू। तो ये हाफ एंथर का स्ट्रक्चर बना लिया है हमने। अभी जो हमने बनाया था पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज, इसमें क्या था, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ऐसे बना लेते हैं, जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 सेल स्टेज है। ये इसी कंडीशन में क्या होगा, ये बर्स्ट कर जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर जाकर के किसी स्टेग्मा पे जाकर के लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे जाकर के ये अपना 3 सेल स्टेज कंप्लीट करते हैं, देन पॉलन ट्यूब बना करके अपने मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू द ओवरी। बट 40% प्लांट्स में क्या होता है कि जब ये बर्स्ट करेंगे, रिलीज़ करेंगे, उस टाइम पे ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म एंथर में ही हो चुके होंगे। तो ये वेजिटेटिव सेल और ये क्या है, मेल गैमेट्स। जब ये यहाँ से लेयर बर्स्ट करेगी, ये पॉलन ग्रेन बाहर आएगा और फिर जब ये स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा, तब वहाँ पे ये 3 सेल स्टेज में ही प्रेजेंट है। ये 3 सेल स्टेज हो गई और ये 2 सेल स्टेज हो गई। तो 2 सेल स्टेज में ही क्या हुआ, ये स्टिग्मा पे गया और यहाँ पे आकर के अपना 2 सेल से 3 सेल में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के पॉलन ट्यूब बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको, लेकिन मोस्टली यही होता है। 60% प्लांट्स में ऐसा हो रहा है और 40% प्लांट्स में क्या होता है, ऑलरेडी एंथर के अंदर ही मेल गैमेट्स बन चुके होते हैं, तब जाकर के वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और डायरेक्ट पॉलन ट्यूब बना करके ओवरी तक का मेल गैमेट पहुँचा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट्स बने। तो ऐसा क्वेश्चन बनता भी है, पूछा भी जाता है कि मेल गैमेट क्या है, सो द पॉलन ग्रेन। सो जैसा कि हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी क्या होती है वो हम देखेंगे, यानी कि वाइबिलिटी पीरियड इन प्लांट्स क्या होगी पॉलन ग्रेन की। राइस में, वीट में 30 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स की वाइबिलिटी बोलने का मतलब ये है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से क्या होता है, जब वो पॉलन ट्यूब बनाने का जो टाइम पीरियड रहता है वो 30 मिनट्स का रहता है। अगर 30 मिनट्स तक का पॉलन ग्रेन ने अपनी बना ली पॉलन ट्यूब, तो ठीक है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अदरवाइज़ वो 30 मिनट्स बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन अपना डिग्रेड हो जाएगा। तो 30 मिनट्स बाद यानी कि उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो राइस में, वीट में क्या होता है, 30 मिनट्स के लिए रहता है। लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी में क्या रहता है, सेवरल मंथ्स के लिए रहता है, कुछ महीनों के लिए वाइबिलिटी पीरियड रहता है पॉलन ग्रेन की। तो ये हो गया वाइबिलिटी पीरियड। अभी हम पढ़ेंगे पॉलन एलर्जीज़ के बारे में। पॉलन ग्रेन की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी कॉज करता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन एयर में स्प्रेड करता है, तो हम उसी एयर को इनहेल करते हैं। तो उस एयर को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो कुछ पीपल विद द पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनको एलर्जीज़ हो जाती है। कौन कौन सी एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज़, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट्स जो होते हैं, जो विंड पॉलिनेशन करते हैं, कॉजेज सीवियर एलर्जीज and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorders। कौन कौन से respiratory disorders हैं, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकियोटिस हो जाता है, किसकी वजह से, पॉलन ग्रेन की वजह से। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स के नाम हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एलर्जी होता है। कौन से प्लांट्स हैं, पार्थीनियम हो गया, एमरैंथस हो गया, चिनोपोडियम हो गया। इनमें से पार्थीनियम आपने बहुत आसानी से देखा होगा अपने आसपास, इसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ऐसा स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है कि जो पार्थीनियम है, ये कांग्रेस पार्टी जब थी तो उस टाइम पे वीट के साथ इंपोर्ट हो गया था इंडिया में, तभी ये हमारे इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट कर गया है। तो ये बहुत ही इन्वेसिव प्लांट है, बहुत जल्दी फैल जाता है और ये एलर्जी कॉज करता है, एमरैंथस और चिनोपोडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं
जो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन बैंक। पॉलन बैंक में क्या होता है, हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखते हैं। किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर उसका रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं किस पर्पज़ के लिए, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, और इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक ये वो टेक्निक है जिसमें लोअर टेम्परेचर पे यानी -196 डिग्री सेल्सियस विद इन लिक्विड नाइट्रोजन पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, और इसी को हम यूज़ करते हैं एज अ फॉसिलाइजेशन में भी। तो जब हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलन बैंक्स। दीज सेंटर्स फॉर स्टोरेज ऑफ पॉलेंस आर कॉल्ड पॉलन बैंक्स। जैसे कि ब्लड बैंक्स होते हैं वैसे ही पॉलन बैंक्स भी होते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। कौन सी टेक्निक के थ्रू, क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यूज। ये पीवाईक्यूज हैं जो 12th क्लास के बोर्ड में पूछे गए थे। 2020-25 के ही ये क्वेश्चंस हैं, 2025 के ये पीवाईक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय। माइक्रोस्पोर्स किससे बन रहे थे, जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यूज था। स्पोरोजिनस टिश्यू ये किसकी तरह बिहेव करता है, पॉलन मदर सेल की तरह, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, पीएमसी की तरह या एमएमसी की तरह। जब ये मदर सेल की तरह बिहेव करता है तो इसमें क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस करके 4 सेल्स बनते हैं और एक साथ ये जुड़े रहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर्स कहलाएंगे। तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ, मियोसिस ऑफ पॉलन मदर सेल। हमको पहले ही मिल गया, पर बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। क्या माइटोसिस हो रहा था, नहीं, पोलर न्यूक्लियाई जैसा कोई बात ही नहीं थी। माइटोसिस ऑफ पॉलन मदर सेल, ये पॉलन मदर सेल में माइटोसिस हुआ, नहीं, माइटोसिस नहीं हुआ। मियोसिस ऑफ टैपिटल सेल, टैपिटल सेल का भी कोई यहाँ पे यूज़ नहीं था। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हो गया, पॉलन मदर सेल हो गया और माइक्रोस्पोर हो गया। तो हमको इसी पे फोकस करना था। बट अगर हमको याद रहे कि मियोसिस था तो हम ये आंसर सही कर सकते हैं। और याद रहने जैसी वाली कोई बात नहीं है बेटा। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो वो अपने आप याद रहेगा। मियोसिस अगर जानते हो कि एक सेल में जब मियोसिस होगा तो वो 4 हेप्लॉइड सेल्स बनाते हैं और माइक्रोस्पोर क्या है, हेप्लॉइड है। तो सीधी सी बात है कि मियोसिस ही हुआ होगा, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो रीजन एंड असर्शन का था। इसमें असर्शन दिया गया था पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स। पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसकी एक्साइन की जो लेयर होती है वो कैसी रहती है, हार्ड रहती है। किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी रहती है। और इसी की वजह से हम पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स। तो ये असर्शन क्या है, सही है। रीजन क्या दिया गया, फॉसिल्स आर फॉर्म ओनली फ्रॉम बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। तो रीज़न जो दिया गया है ओनली लगा दिया गया। ज़्यादातर अगर कहीं ओनली दिया गया है तो थोड़ा वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। तो जो फॉसिल्स है सिर्फ और सिर्फ बोन्स और टीथ से ही बनते हैं, एनिमल के बोन्स और टीथ से ही फॉर्म होंगे, नो। सो द रीज़न इज़ फॉल्स। और ये स्टेटमेंट तो अपने आप में फॉल्स है ही है और इसका कोई रीज़न नहीं है। असर्शन एंड रीज़न में हमें क्या देखना होता है, पहले असर्शन देख लो सही है या गलत है। तो यहाँ सही है। रीज़न में देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है और ऊपर से इसका कोई रीज़न नहीं है, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड नहीं है। तो स्टेटमेंट जो दिया गया होगा, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखे, अभी मैं लिख देती हूँ। जैसे कि क्या दिया गया होगा, assertion is true, reason is false. Assertion is true, reason is also true. तो यानी कि both assertion and reason is true and both are false. और एक में क्या दे दिया जाएगा, assertion is true and reason is also true, but
नॉट करेक्ट रीज़न, ये करेक्ट रीज़न नहीं है फॉर एसर्शन। तो 4 स्टेटमेंट ऐसे दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? फोर्थ वाले मैं समझा देती हूँ ज़रा बेटा क्या होता है। बोर्ड के बच्चे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं और रीज़न और असर्शन में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसा? इस वाले स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, बट ये असर्शन का रीज़न नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये असर्शन के लिए सही रीज़न नहीं है। बट यहाँ पे तो हमारे लिए जो क्वेश्चन था बहुत आसान था, हमें ये स्टेटमेंट भी गलत था और इसका तो कोई रीज़न भी नहीं बनता था, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसके लिए? असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, तो ये वाला हो जाएगा। सो हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके मेल गैमेट्स बने, और हमने कुछ PYQs देखे, MCQs ही थे वो। नेक्स्ट वीडियो में हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे।